तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। तो रिवीजन टीचिंग गुरु चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन। ये नहीं देखा तो आपकी तैयारी अधूरी ही हो सकती है। आप समझिए कि ये क्लास 7th की एनसीईआरटी का जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास से रिलेटेड सारे के सारे संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मैं सीरीज आपके बीच लेकर आया हूँ। और यह जो क्वेश्चंस है ये सभी जो है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के पूछे गए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे। तो संपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव है जो पिछले पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूरी विश्लेषण के साथ मैं आप सभी को ये सब करवाऊंगा जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह जो है आपको मैं बता दूं कि यह जो एक पुस्तक है ये मानक पुस्तक आपको किरण पब्लिकेशन का पुस्तक है जिसमें कि लगभग 4000 प्लस ऑब्जेक्टिव है और जो चैप्टर वाइज ये हैं तो ये एनसीईआरटी के पैटर्न पे आधारित है। और यह सारे जो है क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बेहद महत्वपूर्ण, जो आपको हर एग्ज़ाम की तैयारी करवाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं। और ये सेशन आप अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये सेशन के बाद आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और आपकी तैयारी जो है ना, तैयारी में पूरी तरीके से बेहतर तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छी हो जाएगी। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारा यूट्यूब चैनल है रिवीजन टीचिंग गुरु चैनल, ठीक है। तो इस चैनल में आप जो है इस चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं क्योंकि आपको जो है समय समय पर इसमें जो है ना बेहतर वीडियो आपको मिलता रहेगा और आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आपका देख सकते हैं ये पहला अध्याय 1 आप एनसीईआरटी बुक का अगर पहला चैप्टर देखेंगे तो ये 1000 साल पहले के महत्वपूर्ण 1000 साल के महत्वपूर्ण परिवर्तन, ये पहला चैप्टर है एनसीईआरटी में। और इनसे रिलेटेड जो बीपीएससी में मतलब बीपीएससी जो मेन एग्जाम है आपको उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, पहले क्वेश्चंस जैसे है आपको दिया हुआ ये सब प्रीवियस क्वेश्चंस पे ही बेस्ड है। एक भी क्वेश्चन मैं अलग से अपने मन से नहीं उठाया हूँ, सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स पे बेस्ड है और इसका बेहतर एक्सप्लेनेशन भी मैं आपके बीच लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ। आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ भारत का, आपको भारत को 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान कहा जाता था। भारत को 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान कहा जाता था। इसके निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मिन्हाज उस सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, जीव जंतु तथा यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। पहला पॉइंट, क्या ये सही है? दूसरा, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पंजाब हरियाणा के क्षेत्र और गंगा तथा यमुना के बीच की भूमि के रूप में किया था। तो आपको मैं बता दूं कि ये दोनों कथन जो है आपके बिल्कुल ही सत्य हैं। ये दोनों कथन क्या है? सत्य हैं। और इनका एक्सप्लेनेशन को अगर हम लोग देखें तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इसका बेहतर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं हिंदुस्तान समाज शब्द को आज हम आधुनिक राज्य भारत के रूप में जानते हैं, समझते हैं। जब इस शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में फारसी में लिखने वाले इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज द्वारा किया गया तो इसका अर्थ पंजाब हरियाणा और गंगा एवं यमुना के बीच की भूमि का था। जिसमें मिन्हाज उस सिराज ने इसे फारसी भाषा में लिखने का प्रयास किया था तो उस समय में इसका अर्थ था पंजाब हरियाणा और गंगा एवं यमुना के बीच की भूमि का भाग। उसने इस शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक अर्थों में उन भूमियों के लिए किया था जो दिल्ली सुल्तान के प्रभुत्व का भाग थी। इसके ठीक विपरीत देखें तो 16वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों में बाबर ने हिंदुस्तान का प्रयोग किया था। तो बाबर ने भी, आप जानते हैं कि बाबर मुगल वंश के जो संस्थापक थे, मतलब संस्थापक या मुगल वंश को जिसकी नींव डाली वो बाबर ही था। और इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार इस महाद्वीप के भूगोल मतलब प्रयोग किया था, महाद्वीप के भूगोल, जीव जंतुओं और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। बाद में 14वीं शताब्दी के कवि अमीर खुसरो ने हिंद शब्द का प्रयोग किया। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको मिन्हाज उस सिराज ने 13वीं शताब्दी में फारसी भाषा में अपनी पुस्तक में इसका वर्णन किया। उसके बाद आपको जो है उसका मतलब मिन्हाज उस सिराज का जो अर्थ था पंजाब हरियाणा और गंगा एवं यमुना के बीच की भूमि का था। जबकि बाबर ने इसका इस्तेमाल किया 16वीं शताब्दी में। तो बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग 16वीं शताब्दी में किया और उसका अर्थ महाद्वीप के भूगोल, जीव जंतु और यहाँ के निवासियों की संस्कृति के वर्णन के लिए था। जबकि 14वीं शताब्दी में आपको अमीर खुसरो ने भी हिंद शब्द का प्रयोग किया। तो यद्यपि अगर आप बात करें तो भारत जैसी भौगोलिक और सांस्कृतिक इकाई का विचार तो मौजूद था, लेकिन हिंदुस्तान शब्द का वो राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं था जिसे आज हम सब इसके साथ जोड़ते हैं। तो आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर सही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहला था। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। इससे एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। ये चीज़ देख सकते हैं आप
यानी मिन्हाज उस सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, जीव जंतु तथा यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। तो पहला, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पंजाब हरियाणा क्षेत्र की गंगा एवं यमुना के बीच की भूमि के लिए किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। देख सकते हैं नेक्स्ट है अगली क्वेश्चन, 8वीं से 14वीं शताब्दी में 8वीं से 14वीं शताब्दी के राजपूतों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो ये 8वीं से 14वीं शताब्दी के राजपूतों के बारे में आपको विचार करना है। तो क्या दिया, राजपूतों का नाम राजपुत्र से लिया गया है, जिसका अर्थ किसी शासक का पुत्र होता है, जिसका अर्थ किसी शासक का पुत्र होता है। तो बिल्कुल यह भी आपको ऑप्शन सही हो जाएगा। वे योद्धाओं के समूह थे जिन्होंने क्षत्रिय जाति होने की हैसियत का दावा किया था। तो बिल्कुल वह योद्धाओं के समूह थे जो क्षत्रिय जाति होने का दावा किए थे। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको जो है ना, इससे इसका अभी ऑप्शन सी आंसर आपका सही हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। क्या एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं कि इस उपमहाद्वीप में अपार धन और अपना भाग्य संवारने की अपार संभावनाएं उपस्थित थी, है ना। ये इस उपमहाद्वीप की बात करिए, 8वीं से 14वीं शताब्दी के बारे में बात किया जा रहा है ना। तो उपमहाद्वीप में अपार धन और अपना भाग्य संवारने की अपार संभावनाएं उपस्थित थी। इस अवधि में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समूह राजपूत कहलाते थे। तो जिन समुदायों का सबसे ज़्यादा महत्व बढ़ा था, मतलब पहले के समय में भारतीय उपमहाद्वीप में, तो वो सबसे पहले राजपूत कहलाते थे, सबसे बेस्ट हैं। जो शासक के बेटे राजपुत्र से ही लिया गया है, राजपूत। 8वीं और 14वीं शताब्दी के बीच इस शब्द का सामान्य रूप से योद्धाओं के उस समूह के लिए उपयोग किया जाता था जो कि क्षत्रिय जाति की हैसियत का दावा करता था। इस शब्द ने न केवल शासक और सरदार होने के अर्थ शामिल थे, बल्कि इस पूरे उपमहाद्वीप के अलग अलग राजाओं की सेनाओं में सेवा देने वाले सैनिक तथा कमांडर भी शामिल थे, है ना। कवि और चारण राजपूतों का आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। तो यह जो है आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था, जो कि इसका देख रहे हैं बेहतर मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं बता रहा हूँ, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको जो दिया हुआ था, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट किया हुआ है ना, कि 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में आपको जो योद्धाओं के समूह हुआ करता था, जिसे राजपूत या क्षत्रिय की संज्ञा दी गई थी, है ना। और ये दोनों पॉइंट्स आपको जो है ना एग्जाम के पॉइंट, दोनों पॉइंट जो है आपको सही है, दोनों पॉइंट सही है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे आगे तीसरी क्वेश्चन में। 8वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान समाज में बड़े पैमाने पर परिवर्तन देखा गया। ऐसा ही एक परिवर्तन था विभिन्न जातियों का उद्भव। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैं बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन आपको कहीं और ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो ये जो है, और मैं अगली वीडियो में मैं आपको उस पुस्तक का भी नाम बताऊंगा, मतलब आगे लास्ट में मैं उस पुस्तक का भी नाम बताऊंगा जिस पुस्तक से ये सारे क्वेश्चंस लिया गया है। ठीक है, देख सकते हैं 8वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान समाज में बड़े पैमाने पर परिवर्तन देखा गया। ऐसा ही एक परिवर्तन था विभिन्न जातियों का उद्भव। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जातियों ने अपने सदस्यों के आचरण का प्रबंधन करने के लिए अपने स्वयं के नियम और कानून बनाए, और जातियों को भी अपने गाँव के नियम का पालन करना आवश्यक था। तो उपयुक्त में से यहाँ भी आपको दोनों ही कथन आपको क्या हो जाएंगे, दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे, दोनों ही कथन आपके सही हैं। मतलब पहला भी कथन आपका सही है और दूसरा भी सही है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। जैसे जैसे समाज अधिक विभेदित होता गया, लोग जातियों या उपजातियों में बढ़ते गए। मतलब जिस तरीके से पहले के समय में लोग जो है ना, लोग जैसे जैसे समाज आपको बढ़ता गया, जैसे जैसे समाज बढ़ता गया और सभी लोग जो है जाति उपजाति में बढ़ते गए, है ना। उसमें से जो थोड़े से अच्छे वर्ग के लोग थे, जो थोड़े से ज़्यादा नॉलेजेबल सोर्स जो शक्तिशाली थे, वो अपने आप को सबसे ऊपर मानते थे। तो उनकी पृष्ठभूमि इस तथा उनके व्यवसायों के आधार पर जातियों उपजातियों में उन्हें स्थान दिया जाता था। मतलब कह सकते हैं उनकी पृष्ठभूमि और उनके व्यवसायों के आधार पर, जिसका काम जितना बेस्ट होता था, जितना बेहतर होता था, उन्हें ऊंचा जाति का दर्जा दिया जाता था। जिसका जितना छोटा काम होता था उसके उतने ही निम्न के स्तर पर रखा जाता था। जाति के सदस्यों द्वारा नियंत्रित शक्ति, प्रभाव तथा संसाधनों के अनुसार श्रेणियाँ स्थायी रूप से निर्धारित नहीं किए गए थे। तो इसमें जो है स्थायी रूप से कोई भी श्रेणी निर्धारित नहीं थी उस समय में, और एक ही जाति की स्थिति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न हो सकती थी। मतलब एक ही जाति का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग श्रेणी में रखा गया था। जातियों ने अपने सदस्यों के आचरण का प्रबंधन करने के लिए
अपने स्वयं के नियम और कानून बनाए थे। तो जाति जो है अपने आचरण और प्रबंधन के लिए स्वयं का नियम कानून उस समय में बनाते थे। ये सभी आपको मध्यकालीन भारत के इतिहास से रिलेटेड है, तो बहुत ही पुरानी 8वीं शताब्दी की बात है, 8वीं से 14वीं शताब्दी की बात है, तो बीच वाले काल की बात हो रही है। और आपको मैं बता दूं कि 6 क्लास का जो है आपको हिस्ट्री के सारे MCQs जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने डिस्कस किया हूँ अगले वीडियो में, तो आप नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाके देख सकते हैं उसे। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं आगे क्या है। तो आचरण प्रबंधन करने के लिए स्वयं नियम और कानून बनाते थे वो लोग। इन नियमों को बुजुर्गों की उस सभा द्वारा लागू किया गया था, तो जिन्हें कुछ क्षेत्रों में जाति पंचायत के रूप में वर्णित किया गया था, लेकिन जातियों के लिए अपने गांव के नियमों का पालन करना भी आवश्यक था। जाति के लिए उन्हें अपने अपने गांव का नियम का पालन करना आवश्यक होता था। तो इस टाइप से जो है सभी जाति व्यवस्था में मतलब सारे बुजुर्ग लोग बैठ करके बस जो भी उच्च वर्ग के जाति होते थे वो अपने आप को एक मतलब एक ग्रुप होता था, सारे बुजुर्गों की एक सभा बैठती थी। उस सभा में जो उच्च वर्ग के काम करने वाले लोग होते थे उसको उस हिसाब से उच्च वर्ग का दर्जा दिया जाता था। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है इस्लाम की व्याख्या उसके अनुयायियों ने कई तरह से की थी। इस्लाम की जो व्याख्या है उनके अनुयायियों ने कई तरह से की थी, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें दिया हुआ शिया मुसलमानों ने, आपको यहाँ पर लिखा हुआ शिया मुसलमानों ने इस समुदाय के प्रारंभिक नेतृत्व यानी खलीफाओं और उत्तरवर्ती खलीफाओं की शक्तियों को स्वीकार कर लिया था। तो शिया मुसलमानों ने इस समुदाय के प्रारंभिक नेतृत्व खलीफाओं और उत्तरवर्ती खलीफाओं की शक्तियों को स्वीकार कर लिया था। तो ये आपका कथन सही है गलत है? तो यहाँ पे शिया नहीं सुन्नी होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको काट के दिखाया हुआ है ना। तो थोड़ा सा ये भी आंसर गलत हो जाए और यहाँ पे दे दिया, यहाँ उल्टा कर दिया गया। और ये सुन्नी मुसलमानों का मानना था कि पैगम्बर मोहम्मद के दामाद अली मोहम्मद समुदाय के न्याय संगत नेता थे। तो पैगम्बर मोहम्मद के दामाद पैगम्बर मोहम्मद के दामाद अली मुस्लिम समुदाय के न्याय संगत नेता थे। यह जो है ना शिया मुसलमानों का मानना था। और सुन्नी मुसलमानों ये दोनों दो भागों में बटे हुए थे, शिया और सुन्नी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आपको ये दोनों कथन गलत है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कई शासक, यहाँ पे देखिए इसकी व्याख्या क्या है। कई शासक इस्लाम और उलेमा धर्मशास्त्रियों और न्यायविदों के संरक्षक थे और हिंदू धर्म की तरह इस्लाम की व्याख्या उसके अनुयायियों द्वारा विभिन्न तरीक़ों से की गई थी। शिया वे मुस्लिम थे जो मानते थे कि पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली ही मुस्लिम समुदाय के वैध नेता थे। शिया क्या मानते थे कि जो है शिया की जो मुसलमान होते थे, शिया मुसलमान, वो क्या मानते थे? पैगंबर मोहम्मद के दामाद ही अली ही मुस्लिम समुदाय के वैध नेता थे। और सुन्नी मुसलमान का मानना था कि जिन्होंने इस समुदाय के प्रारंभिक नेतृत्व खलीफाओं और उत्तरवर्ती खलीफाओं की शक्तियों को स्वीकार किया था। यानी पहले के जो खलीफा थे उनको स्वीकार करते थे सुन्नी मुसलमान, जबकि शिया मुसलमान अली मोहम्मद के पैगंबर मोहम्मद के दामाद को ही अपना वैध नेता मान लेते थे। तो इस टाइप से मतलब दो गुट में बढ़ गए थे। जब मोहम्मद अली पैगंबर मोहम्मद साहब का मृत्यु हुआ था तो उसके बाद जो है ना, तो इस बहस को खलीफा के पद को लेकर के काफ़ी सारी बहस छिड़ गई, जिसमें कि मुस्लिम समुदाय में दो पार्ट हो गए, जिसको शिया और सुन्नी मुसलमान कहते हैं। और शिया वर्ग के लोग जो है ना पैगंबर मोहम्मद के दामाद को अपना नेता मानते थे, जबकि सुन्नी के जो मुसलमान थे वो पैगंबर मोहम्मद साहब को ही मतलब उनको ही अपना जो है प्रमुख नेता मानते थे, प्रारंभिक नेताओं को ही। तो इनके बीच कानून के विभिन्न विचारों, भारत में मुख्य रूप से हनफी और सफ़ी ये प्रमुख विचार थे, जो धर्मशास्त्र तथा रहस्यवादी परंपराओं को लेकर अन्य महत्वपूर्ण मतभेद थे। ये सब जो है कहीं न कहीं इसके बीच में बहुत सारे मतभेद भी थे। तो इस तरीके से आपका जो है ना डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, और इसका जो है आपको उल्टा हो जाएगा ये चीज़, है ना। चलिए, तो आप समझ गए कि सुन्नी जो मुसलमान थे वो क्या करते थे, वो प्रारंभिक नेताओं को अपना उत्तराधिकारी या अपना नेता मानते थे, जबकि शिया जो है मोहम्मद साहब के दामाद को ही अपना नेता मानते थे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ये आपको ये जो है 5 क्वेश्चन इसमें से जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ठीक ना। पहले अध्याय में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को देखा और अब अध्याय 2 आ गया, ठीक ना। जो 5 क्वेश्चन थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपको, ठीक ना। अब यहाँ पे अध्याय 2 में नए राजा और उनके राज्य का उदय से क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, 7वीं शताब्दी के दौरान महामंडलेश्वर किसके द्वारा उपयोग की जाने वाली उपाधि थी। ये सभी NCERT पुस्तक की ही सारे क्वेश्चंस हैं, उससे बाहर एक भी नहीं है। आप अगर उसको खोलेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस उससे जो है ना आराम से सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, और ये सब महत्वपूर्ण है। तो 7वीं शताब्दी के दौरान महामंडलेश्वर किसके द्वारा उपयोग की जाने वाली उपाधि थी।
तो वो सामंत के द्वारा महामंडलेश्वर उपाधि थी। आपको पता होना चाहिए कि सामंत वो होते थे जो कि किसी राजाओं के अधीन होते थे। मतलब जब राजा अगर कभी किसी को जीत लेता था, किसी भी दूसरे राज्य को, तो वो उनके सामंत बन जाते थे। सामंत मतलब उसके अंदर में रह करके शासन करते थे। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं लोग। 7वीं शताब्दी तक इस उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में, इस उपमहाद्वीप से तात्पर्य है भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में बात की जा रही है, कि विभिन्न क्षेत्रों में बड़े बड़े जमींदार या योद्धा सरदारों का आविर्भाव हो चुका था, मतलब उसका उदय हो चुका था। उस समय के राजाओं ने अक्सर उन जमींदारों या सरदारों को अपने अधीनस्थों या सामंतों के रूप में स्वीकार किया। तो उस समय के जो राजा थे वो अपने अधीनस्थ में बहुत सारे जमींदार और सरदार और अधीनस्थ सामंतों को स्वीकार किया था। उनसे हमेशा क्या अपेक्षा रहती थी? तो इन सबसे हमेशा राजा अपेक्षा करते थे कि यह जो है यह सभी लोग जो है अपने राजाओं के, मतलब राजाओं या अधिपतियों के लिए उपहार लाएंगे। तो हमेशा इनसे क्या अपेक्षा रहती थी कि जब भी वो आएंगे तो राजा के लिए उपहार लाएंगे, है ना, उनसे अपेक्षा की जाती थी। और उनके दरबार में उपस्थित होंगे और उन्हें सैन्य सहायता भी प्रदान करेंगे। तो राजा के अंदर होते थे, तो राजा का कहीं कहीं सेवा सत्कार करना उसका परम धर्म होता था। राजा का भी यही मानना था। ठीक है। जैसे ही सामंतों ने शक्ति और धन संपदा प्राप्त कर ली, वैसे ही उन्होंने स्वयं को महासामंत, महामंडलेश्वर, एक मंडल या महामंडलेश्वर मतलब होता है एक मंडल या क्षेत्र का महान स्वामी, और इसी तरह की उपाधियों से स्वयं को विभूषित कर लिया। तो मतलब कि क्या होते थे जब राजा के अधीन बहुत सारे सरदार सामंत ये सब होते थे, तो ये लोग जब जैसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते थे, क्या करते थे, ये अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर देते थे, है ना। उसमें से कुछ उपाधि लोग अपने आप को दे देते थे, जिसमें महासामंत की उपाधि, मतलब सामंतों को सामंत, महासामंत, महामंडलेश्वर की उपाधि दे देते थे। ये दोनों उपाधियाँ वो लोग ले लेते थे, और इससे क्या होते थे, अपने आप को कभी कभी राजा से विमुक्त घोषित कर देते थे, स्वतंत्र घोषित कर देते थे। तो इसलिए आपका इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा कि 7वीं शताब्दी के दौरान महामंडलेश्वर किसके द्वारा उपयोग की जाने वाली उपाधि है? सामंत लोग ये इसका उपयोग करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो राष्ट्रकूट शासक है दंतीदुर्ग, उसके बारे में विचार करें। पहला है आपको, उसने चालुक्य शासक को उखाड़ फेंका। दूसरा है, उन्होंने हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ किया था। क्या दोनों सही है? तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं इसका तो जो है ना ए और बी, मतलब 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है ना। और इसके बारे में अगर डिटेल हम लोग पढ़े तो देख सकते हैं, दक्कन में राष्ट्रकूट, दक्कन क्षेत्र में, जो दक्कन क्षेत्र होता है भारत का जो निचले वाला, मतलब महाराष्ट्र वगैरह का जो एरिया है आप कह सकते हैं वो सब दक्कन क्षेत्र है, महाराष्ट्र कर्नाटक। तो दक्कन में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य के अधीनस्थ थे। किसके अधीनस्थ थे? कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे। तो दक्कन में राष्ट्रकूट वंश के जो राष्ट्रकूट लोग थे वो सब कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन रहते थे। 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रमुख दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को उखाड़ फेंका। तो जो दंतीदुर्ग जो है ना, ये पहले एक तरीके से कह सकते हैं ये एक सामंत के रूप में ही थे, जो चालुक्य अधिपति को उखाड़ के फेंका। कब? 8वीं शताब्दी के मध्य में। और हिरण्यगर्भ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वर्णगर्भ, मतलब सोने का गर्भ, नामक एक यज्ञ किया था। तो सोने का आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि हिरण्यगर्भ या हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किसने किया? दंतीदुर्ग ने किया। और किस राजवंश को उखाड़ फेंका? चालुक्यों को उखाड़ फेंका। ठीक ना। तो राष्ट्रकूट सबसे पहले किसके अधीन थे? तो चालुक्यों के अधीन हुआ करते थे। यह राष्ट्रकूट कहाँ वास था? दक्कन में। देखिए एक से कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। जब यह यज्ञ ब्राह्मणों की मदद से किया जाता था, तब यह माना जाता था कि यह अनुमान कराने वाले का क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म होता है। मतलब जब ब्राह्मणों दूसरे की मदद से अगर इस टाइप का यज्ञ किया जाता था, तो यह अनुमान होता था कि क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म हो गया इसका। वह जन्म भले ही एक क्षत्रिय ना हो, तो यह यज्ञ कराने वाले एक क्षत्रिय के रूप में अपने आप को घोषित कर लेते थे। तो इस तरीके से आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। तो देख सकते हैं, करों के प्रकारों के बारे में चोल शिलालेख में उल्लिखित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो क्या है? सबसे पहला, वेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था, वेट्टी कर। और कदमई एक भू राजस्व था। क्या ये दोनों सही है या एक सही है? तो आपको मैं बता दूं कि एक तो गलत है, 2 सही है। तो वेट्टी जो है एक ऐसा कर होता था जिसे नगद संग्रहित किया जाता था, तो ये गलत है। चलिए इसके बारे में हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें आपको केवल 2 सही है। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोलों के शिलालेखों में विभिन्न प्रकार के करों
के लिए लगभग 400 से अधिक शब्द हैं। तो तमिलनाडु के जो चोल शिलालेख है, चोलों के शिलालेख, उसमें कितने शब्द हैं? 400 से अधिक शब्द हैं करों के लिए सिर्फ। ये भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। और सबसे अधिक उल्लेखित अगर कोई कर है तो वह है वेट्टी, जो नकद में नहीं बल्कि जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था। तो वेट्टी कर क्या होता था? तो जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था, ना कि कोई नकद में लिया जाता था। और कदमई या भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। ठीक है, तो कदमई भी आपको जो है ना एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे, कदमई भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। तो ये आपका सही हो जाएगा, कदमई एक भू राजस्व। घर में छाजन तार के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का उपयोग परिवार की संपत्ति के उत्तराधिकारी पर भी उपकर लिए जाते थे। सोचिए कितनी बड़ी, मतलब क्या क्या उस समय में कर होते थे। मतलब 400 से अधिक शब्द कर के लिए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कौन कौन से कर होंगे। तो इसमें जो है आपको कह रहे हैं घर में छाजन है तो उसके लिए कर है, तार के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लेंगे तो उसके लिए कर है, परिवार की संपत्ति के उत्तराधिकार पर भी उपकर लगाए थे। मतलब इस टाइप के बहुत सारे कर उस समय में लगाए जाते थे। ठीक है, चलिए चौथे नंबर पर हम लोग चलते हैं। क्या चौथे नंबर पे? चौथे नंबर पे है त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में विचार करें तो आपको पता होना चाहिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट युद्ध है। और यह कन्नौज के लिए 3 राष्ट्रों ने मिलकर इस पर लड़ा है ना, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट और पाल वंश, ये सब। तो चलिए, कन्नौज पर नियंत्रण हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष का एक कारण था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि त्रिपक्षीय संघर्ष का जो कारण था वो था कन्नौज पर नियंत्रण। तो सब लोग कन्नौज, क्योंकि कन्नौज जो है ना आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था, जिसे पाने के लिए हर कोई राजा ललायत रहते थे। और प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। बिल्कुल सही, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालों के बीच में ही त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। इसके बारे में अगर डिटेल में पढ़ें देख सकते हैं। कन्नौज शहर एक विशेष वांछनीय क्षेत्र था जो गंगा घाटी में स्थित है। तो क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है, कन्नौज शहर कौन सी घाटी में स्थित है? गंगा घाटी में स्थित है। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंश संबंधित शासक सदियों तक लड़ते रहे। चूँकि इस लंबे चलने वाले संघर्ष में 3 पक्ष संलग्न थे, इसलिए इसे त्रिपक्षीय संघर्ष इतिहासकार इसे बताते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कन्नौज मैंने बता दिया कि वो आर्थिक रूप से समृद्ध क्षेत्र था, इसलिए हर लोग उसे पाने के लिए जाता था। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं 5वें नंबर के सवाल पर हम लोग बढ़ेंगे। किताब उल हिंद के बारे में कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किताब उल हिंद क्या है? तो क्या ये फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक थी? यह फारसी भाषा में लिखी गई थी। इस पुस्तक के लेखक मिनहाज उस सिराज से निम्नलिखित कोड का सही विकल्प चुनें। तो आप देख सकते हैं आपका इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ना तो ये फारसी भाषा में लिखी गई है, ना ही मिनहाज उस सिराज ने इसे लिखा। तो किसने लिखा, इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। सुल्तान महमूद गजनी ने उन लोगों के बारे में और अधिक जानने में दिलचस्पी दिखाई थी तो जिन पर उसने जीत प्राप्त की थी। तो महमूद गजनी ने बहुत सारे बताया कि आपको भारत पे बहुत से 12 आक्रमण भी किया है, और उसने जहाँ जहाँ जीत प्राप्त की थी उसके बारे में जानने में दिलचस्पी जताई ज़्यादा। तो एक अलबरूनी नामक था विद्वान, उन्होंने उपमहाद्वीप का विवरण लिखने का कार्य उनको सौंप दिया। कौन? महमूद गजनी ने अलबरूनी को यह महाद्वीप के बारे में डिटेल बारे में लिखने के लिए कार्य सौंप दिया। तो और यह जो है अरबी भाषा में लिखा गया। यहाँ लिखा फारसी भाषा में, तो फारसी भाषा में नहीं बल्कि किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखा गया एक पुस्तक है, जिसे अलबरूनी ने लिखा है। किसने लिखा? अलबरूनी ने। अलबरूनी को उपमहाद्वीप के बारे में लिखने का कार्य कौन सौंपा? तो महमूद गजनवी ने। क्यों सौंपा? क्योंकि उसे अब इस महाद्वीप के बारे में जितने भी उसने जीत जहाँ पे किया था उसके बारे में उसे दिलचस्पी थी जानने के, तो किताब लिखना शुरू किया। कितने? अलबरूनी ने। तो अरबी में लिखी गई किताब उल हिंद नामक यह पुस्तक इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बना। अलबरूनी ने इस विवरण को तैयार करने के लिए संस्कृत विद्वानों की सलाह ली थी। तो उन्होंने कौन से विद्वानों की सलाह ली थी? संस्कृत विद्वानों की सलाह ली थी इस पुस्तक को तैयार करने में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 6ठे नंबर के सवाल पर। चोल साम्राज्य के उदय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विजयालय में 9वीं शताब्दी के मध्य में मुत्तरियारों को पराजित कर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया था। तो विजयालय ने 9वीं शताब्दी में के जो है बीच में आपको मुत्तेरियारों को पराजित कर डेल्टा पर कब्जा कर लिया था। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। विजयालय ने तंजावुर शहर का निर्माण करवाया था। ये भी आपको दोनों ही सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग पढ़ते हैं। देख सकते हैं मुत्तेरियार नाम से जाने जाने वाले एक मामूली हैसियत वाले परिवार ने कावेरी डेल्टा में अपनी सत्ता स्थापित की। तो कावेरी नदी के जो किनारे हैं, जहाँ पर कावेरी नदी जहाँ डेल्टा का निर्माण करती है, वहाँ पे मुत्तेरियार नाम का एक मामूली परिवार रहता था, मामूली हैसियत वाले। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या हुआ, अपनी सत्ता स्थापित कर ली।
कैसे? तो वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीन थे पहले, मतलब कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीन थे, मतलब जिस तरीके से आप कह सकते हैं राजाओं के अधीन एक सामंत के रूप में वो काम कार्य कर रहे थे। और विजयालय उदयपुर के शासन चलाने वाले चोलों के प्राचीन मुख्य परिवार से संबंध रखता था। जो विजयालय थे वो उदयपुर के शासन चलाने वाले चोलों के प्राचीन मुख्य परिवार से संबंध रखता था। उसने 9वीं शताब्दी के मध्य में मुत्तेरियारों को क्या किया? पराजित कर दिया। तो मुत्तेरियार क्योंकि एक मामूली परिवार के थे और उसको पराजित कर दिया। इस डेल्टा पर उन्होंने कब्जा जमा लिया। इस प्रकार जो है विजयालय ने तंजावुर शहर का भी निर्माण करवाया और वहाँ पे एक निशुम्भ सूदनी देवी का मंदिर भी बनवाया। तो कह सकते हैं कि विजयालय ने कौन कौन से कार्य किए? उन्होंने मुत्तेरियारों को पराजित किया 9वीं शताब्दी में और कावेरी डेल्टा पर कब्जा किया। उसके बाद उन्होंने एक निशुम्भ सूदनी देवी मंदिर भी बनाया। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 7वें नंबर के सवाल पर। राजेंद्र प्रथम, इसके बारे में क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछ चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र प्रथम चोल वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह चोल शासक विजयालय का पुत्र था। क्या राजेंद्र प्रथम चोल शासक विजयालय का पुत्र था? उसने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के अभियान के लिए नौसेना बनाई। तो आपको जो है ये चोल शासक विजयालय का पुत्र नहीं था, ये गलत है। दूसरा आपका बिल्कुल सही है, उसने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में अभियान के लिए नौसेना बनाई थी। तो चलिए इसका हम डिटेल हम लोग जानते हैं क्या है। तो राजराज जो प्रथम है, राजराज प्रथम जिसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 ईस्वी में वो राजा बना था और इनमें से अधिकांश क्षेत्रों पर उसने अपने नियंत्रण का विस्तार किया था। उसने साम्राज्य के प्रशासन को भी पुनर्गठित किया और इसी राजराज प्रथम के बेटे थे राजेंद्र प्रथम। ठीक है, तो ना कि राजेंद्र प्रथम किसी चोल शासक यानी चोल वंश शासक के तो बेटे थे, चोल वंश के थे, मगर विजयालय के बेटे नहीं थे वो। ठीक है, वो राजेंद्र प्रथम जो है आपको राजराज प्रथम के बेटे थे, जो 985 ईस्वी में राजा बना था। चोल शासक के सबसे शक्तिशाली शासक में से एक थे राजराज प्रथम, और उसकी नीतियों के आगे भी जारी रखा गया राजेंद्र प्रथम द्वारा। और यहाँ तक कि गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर राजेंद्र प्रथम ने चढ़ाई कर इनमें बहुत सारे अभियान किए, है ना, और नौसेना का भी निर्माण करवाया। तो जितना जैसा बेटा था उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली उसका बेटा निकला, है ना, पिता से भी ज़्यादा शक्तिशाली उसका बेटा निकला और उन्होंने भी आगे और उसके कार्यों को आगे बढ़ाया। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं। चोल बड़े बड़े मंदिरों के निर्माता थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चोल मंदिर बस्तियों के अभिकेंद्र होते थे जिनके चारों तरफ बस्तियां बढ़ती रहती थी। उसके बाद मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र होते थे। बिल्कुल सही है, चोल मंदिर बस्तियों के अभिकेंद्र होते थे और जिनके चारों तरफ बस्तियां बढ़ जाती थी, है ना, और मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र होते थे। इसके बारे में अगर हम लोग डिटेल पर देख सकते हैं, राजराज और राजेंद्र द्वारा निर्मित तंजावुर और गंगाईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर के वस्तु और मूर्तिकला सम्मोहित करने वाले थे। तो राजराज प्रथम ने भी मंदिर बनवाया, जबकि तंजावुर मंदिर तो आपको विजयालय ने बनाया था, और राजेंद्र द्वारा भी गंगाईकोंड चोलपुरम मंदिरों का निर्माण किया गया। और मूर्तिकला, ये सब जो यहाँ पे मंदिर थी, मूर्तिकला था, ये काफ़ी सम्मोहित करने वाला, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव मूर्ति कह सकते हैं, अट्रैक्टिव मंदिर था। चोल मंदिर अक्सर बस्तियों के अभिकेंद्र बन जाते थे। जहाँ जहाँ मंदिर होता है, अभी भी आप देखते हैं कहीं कहीं मंदिर जहाँ बनता है तो उसके आसपास बहुत सारे धीरे धीरे करके बहुत सारे जो है ना आपको दुकान खुलना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे बस्तियाँ बसना शुरू हो जाते हैं। तो मंदिरों के आसपास जो है ना व्यवसाय का दौर बढ़ जाता है। तो इस टाइप से उस समय भी ऐसे होते थे, अगर मंदिर खुल जाते थे, कहीं भी मंदिर जो है बन जाते थे तो वहाँ उसके आसपास बहुत सारे बस्तियाँ बस जाती थी। तो मेन जो है मंदिर अक्सर जो है चोल मंदिर अक्सर बस्तियों का केंद्र अभी बन जाता था, जिसकी चारों तरफ बस्तियाँ बढ़ती रहती थी और ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। मंदिरों को शासकों के साथ साथ अन्य लोगों द्वारा भी भूमि अनुदान दिया जाता था। तो मंदिरों के शासकों के साथ साथ अन्य लोगों द्वारा भूमि को अनुदान में दिया जाता था। इस अनुदानित भूमि की उपज का उपयोग मंदिर में काम करने वाले उन सभी विशेषज्ञों को बनाए रखने के लिए किया जाता था जो अक्सर मंदिर के पास रहते थे, जिनमें पुजारी, माला बनाने वाले, रसोइया, सफाई कर्मचारी, नर्तक आदि ये सभी शामिल थे। यानी इन लोगों के लिए बगल में ज़मीन दिया जाता था और उसमें खेत वगैरह खेती किया जाता था और उसकी उपज का सारा यूज इस्तेमाल जो है इन लोग करते थे। चलिए नेक्स्ट 8वां नंबर के सवाल में बढ़ेंगे हम लोग कि ये चोल वंश से ही रिलेटेड है। आपको नए राजाओं के उदय में चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकास के माध्यम से ही संभव हुई। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए थे और खेत तक पानी पहुंचाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया था। ये बिल्कुल सही बात है कि चोल वंश के समय में ही नहरों का भी निर्माण किया गया था और साल में 2 फसलें उगाई जाती थी उस समय से ही।
तो देख सकते हैं कि मध्यकालीन भारत में भी इतना डेवलपमेंट हो चुकी थी। तो एंशियंट टाइम में भी बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी थी। एंशियंट टाइम के बहुत सारे जो आपको बस्ती है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब तो बहुत सारे कहीं कहीं विकसित बस्ती हैं, और उनके सारे चीज़ तो आज भी हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे नदी नालों में। चलिए देखिए इसके डिस्कशन में इसका क्या है। यद्यपि कृषि तमिलनाडु के अन्य भागों में पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं से 6ठी शताब्दी से ही इस क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खेती के लिए खोल दिया गया था, और कुछ क्षेत्रों में वनों को साफ किया जाना था, अन्य क्षेत्रों में भूमि के समतल किया जाना था। डेल्टाई क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे, और खेत तक पानी ले जाने के लिए नहरों का निर्माण भी करवाया गया था। कई क्षेत्रों में एक वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती थीं, और कई मामलों में फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देना आवश्यक था। मतलब पानी जो है अलग से कृत्रिम रूप, मतलब मानवीय रूप से, चाहे पंप के माध्यम से, बोरिंग के माध्यम से, उस टाइप से पानी देना आवश्यक था, मोटर के माध्यम से। सिंचाई के लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ क्षेत्रों में कुएं खोदे भी गए थे, और अन्य स्थानों पर वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए विशाल जलाशयों का निर्माण किया गया था। तो इस टाइप से देख सकते हैं, ये जो है आपको चोल वंश की बहुत सारी उपलब्धियाँ थी। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग उसमें बढ़ते हैं। देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। उत्तर मेरूर शिलालेख किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। उत्तर मेरूर शिलालेख चोल काल में जिस तरीके के से सभा का आयोजन किया जाता था उसमें एक विस्तृत विवरण है। पांड्य काल के दौरान अपनाई गई नई सिंचाई प्रणाली थी, या फिर पल्लव शासक के द्वारा अपनाई गई मंदिर वास्तुकला के बारे में विशेष जानकारी, या उपयुक्त में कोई नहीं। तो उत्तर मेरूर जो है शिलालेख किसके बारे में जानकारी देता है, तो चोल काल में जिस तरीके के सभा का आयोजन किया जाता था उनके बारे में यह बताता है उत्तर मेरूर शिलालेख। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिले में उत्तर मेरूर से प्राप्त एक शिलालेख में, तो ये आपको क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर मेरूर शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए, तो तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिले से। और इस शिलालेख में ज़्यादातर जो है ना आपको उस समय में चोल वंश में होने वाली सभाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। सिंचाई के कार्यों, बागों, मंदिरों आदि के देखभाल के लिए सभा की अलग अलग समितियां थीं, और इन समितियों के सदस्य बनने की योग्यता रखने वालों के नाम ताल पत्र से बने छोटे पर्चियों पर लिखे जाते थे, और इन पर्चियों को एक मिट्टी के बर्तन में रखा जाता था, जिसमें से किसी छोटे बच्चे को प्रत्येक समिति के लिए एक एक पर्ची निकालने के लिए कहा जाता था। बिल्कुल आज भी हम लोग जो है ना, अगर कभी 10 लोगों के बीच में कुछ कंपटीशन कुछ भी करवाना होता है तो हम लोग भी 10 सभी का जो है ना, सभी में अगर लड़ाई ना हो जाए इसलिए क्या करते हैं, सबका नाम लिख के डालते हैं और किसी बच्चे को पर्ची निकालने बोलते हैं। बिल्कुल देखिए यह सुविधा उस समय में भी चोल वंश में होती थी। मतलब सारे लोगों का जो समिति बनती थी सारे सदस्य जो इसकी योग्यता रखते थे उनका नाम लिख करके पर्चियों में डाल करके एक बर्तन में रख दिया जाता था, और एक छोटे बच्चे को निकालने के लिए बोला जाता था, और जिसकी पर्ची निकलता था उन्हीं को योग्य माना जाता था, उन्हीं को नेता चुन लिया जाता था। तो इस टाइप से सभा का जो है सभापति वही होता था। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका, यानी उस समय भी ये सब चीज़ चलती थी देखिए, और आज भी हम लोग करते हैं ये सब चीज़। तो इस तरीके से मध्यकालीन भारत का जो है आपको जो है ना, ये अध्याय 2 तक हम लोगों ने आज डिस्कस किया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप ज़रूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस आपको कैसा लगा, और इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपको जो है ना आगे मिलने वाले हैं, और टॉपिक वाइज मैं देने वाला हूं, और यह सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह क्वेश्चन का जो लेवल है वो बीपीएससी का लेवल है, ठीक है, और आपको जो है यह प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चनों से ही रिलेटेड है, उससे बाहर एक भी नहीं है, ठीक है। तो आगे देख सकते हैं नेक्स्ट। ओके, तो ये आपका रिवीजन टीचिंग गुरु चैनल था। तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आई तो आप इसे जो है कमेंट जरूर करें, इसमें लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर भी ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो को। आपको वीडियो मिलता रहेगा समय समय पे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।